का दौर कुछ और है। आज की तारीख में जिस तरह से कंपटीशन में इजाफा हुआ है, आज जितने बड़े बड़े प्लेयर्स मार्केट में मौजूद हैं और हजारों की संख्या में प्रोडक्ट्स हैं, जहां पे किसी भी कंज्यूमर को अपने मन मुताबिक प्रोडक्ट के चयन की पूरी स्वतंत्रता है, वहां पे ऑब्वियसली हमारा अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि एक तो थोड़ा डिस्टिंक्ट हो, अलग हो, और एक एक बहुत सहज नीति के तहत चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से हम ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करें। तो टॉपिक इंटरेस्टिंग है, छोटा सा टॉपिक है, और यहीं पे हम पुल मार्केटिंग की बात करते हैं। तो एक तो नाम से ही क्लियरली समझ में आ जाता है कि पुल मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग की एक ऐसी स्ट्रैटेजी जहां पे हम लोगों को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसके साथ प्रोग्राम की शुरुआत कर। आज के प्रोग्राम के माध्यम से जो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि मार्केटिंग की जो दो ब्रॉड नीतियां होती हैं, पुश मार्केटिंग एंड पुल मार्केटिंग, ये क्या है, इनमें क्या फर्क है, इसको समझ सकें। पुल मार्केटिंग को कैसे प्रैक्टिस करना है, इसके कुछ बेसिक फंडास को जानते हुए इसको लर्न कर सकें। क्यों आज की तारीख में नीड बेस्ड सेलिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है, मतलब इसके बिना और इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है लोगों को सही समाधान सुझाने का। और हम ये भी समझें कि जब भी हम पुल मार्केटिंग की बात करते हैं या ग्राहकों को आकर्षित करने की बात करते हैं, तो सक्सेस स्टोरीज को शेयर करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। सक्सेस स्टोरी से हमारा क्या मतलब है, इस पे भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पहले एक एक सवाल के साथ बातचीत की शुरुआत होती है, जो कि एक बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और हम सबों के साथ किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम में ये घटित हुआ है, हमने इसको एक्सपीरियंस किया है। हम भी एक कस्टमर हैं, और हम भी कई बार दूसरी जगहों से सामान खरीदते हैं, या हमारे पास भी रिटेलर्स आते हैं अपने किसी आर्टिकल को रिटेल करने के लिए। तो बतौर कस्टमर हमने भी ऑब्वियसली ऐसा एक्सपीरियंस किया हो कि कोई हमारे पास सेल्स पर्सन आया और उसने प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए हमें फोर्स किया, हमें कहीं ना कहीं से बाध्य किया। और जब ये फीलिंग समझ में आ जाती है कि सामने वाला चीज़ों को फोर्स कर रहा है, तो निश्चित तौर पे ये चीज़ हमें पसंद नहीं आती, और ऐसे सेल्स पर्सन को हम डिसलाइक भी करते हैं। हम अवॉइड करते हैं कि एक बार तो गलती से मिल लिया, अब दोबारा नहीं मिलेंगे। कभी किसी प्रोडक्ट पे या किसी ब्रांड के द्वारा अगर बहुत ज़्यादा प्रमोशनल ऑफर्स आपको अगर भेजे जा रहे हैं, बहुत सारे ऑफर्स हैं, छूट है, एक के साथ एक फ्री है, आपको अभी लीजिएगा तो अगले 3 महीने तक डिस्काउंटेड प्राइस पे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, इस तरह के जो प्रमोशंस होते हैं, इस तरह के प्रमोशंस को लेके कभी आपके मन में उस ब्रांड या प्रोडक्ट की क्वालिटी के प्रति संदेह पैदा होता है कि भाई पक्का इस प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है इंफीरियर होगी या कॉम्प्रोमाइज्ड होगी, इसीलिए इसको स्टॉक से निकालने के लिए इस पे इतने ज़्यादा ऑफर्स आ रहे हैं। क्या हमने कभी ऐसा महसूस किया है कि एक ऐसा सेल्स पर्सन जो हमें प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बाध्य कर रहा हो, वो बिना हमारी ज़रूरत को समझे सिर्फ प्रोडक्ट को बेचने के लिहाज से प्रोडक्ट को बेच रहा हो। उसको इस बात से मतलब नहीं है कि हमारी दरकार क्या है, हमारी नीड क्या है, उसका बस एक ही फोकस है, प्रोडक्ट को बेचना। आई एम श्योर कि हम सबों ने ऐसे मल्टीपल एक्सपीरियंसेस किए हैं। अब अगर हम खुद को एक सेलर या रिटेलर के शूज में डाल के देखें, जो हम आए दिन करते रहते हैं, हम भी रिटेल करते हैं, प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, तो क्या हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं कि हम अपने ग्राहकों को प्रोडक्ट खरीदने के लिए पुश करते हैं? कैसा होता है कि हम किसी कस्टमर के पास जाते हैं, उनको बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, और सीधा उनके फायदों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, इवन इफ कि जो प्रॉस्पेक्ट है, जो कस्टमर है, वो बहुत दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। बट चूंकि हमारा काम है
ऐसे ही सुझाया गया है और ये प्रैक्टिस में आ चुका है, तो समहाउ हम भी यही काम करते हैं। तो जाहिर बात है कि अगर हम भी यही काम करते हैं तो मान के चलिए कि हमारा ये अप्रोच हमारे ग्राहकों को ठीक वैसे ही पसंद नहीं आएगा अगर कोई यही काम हमारे साथ दोहराए। इट्स गिव एंड टेक, सीधी सी बात है। किसी और के ऐसा किए जाने पे अगर हमें पसंद नहीं आता तो हम भी सेम चीज को किसी और के साथ करेंगे, तो जाहिर बात है कि उसको भी ये चीजें पसंद नहीं आएंगी। तो यहीं पे बात करते हैं कि किस तरह की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से सबसे पहले हमारा मतलब क्या है कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी किसी भी बिजनेस का एक ओवरऑल गेम प्लान होता है, जिसका इस्तेमाल करके वो कंपनी या ब्रांड जो है ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स तक पहुंचना चाहता है और उनको अपने प्रोडक्ट्स रिटेल करना चाहता है कि भाई हम मैक्सिमम ग्राहकों तक पहुंच सकें और उनको हम प्रोडक्ट भी रिटेल कर सकें। इसको लेके जो भी नीति बनाई जाएगी वही मार्केटिंग नीति है, स्ट्रैटेजी है। फेयर एनफ, सही बात है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि मार्केटिंग की कितनी तरह की स्ट्रैटेजीज या नीतियां होती हैं। इसमें पहली स्ट्रैटेजी जो है इसे हम कहते हैं पुश मार्केटिंग। नाम से ही स्पष्ट है, धक्का मार नीति, ठेल ठाल के प्रोडक्ट को बेचने की नीति। इस मार्केटिंग में यानी पुश मार्केटिंग में कंपनी या ब्रांड का ध्यान एक ही चीज पे केंद्रित होता है कि हम प्रोडक्ट को लेके कस्टमर के पास जाएं, उसके सामने प्रोडक्ट को हम डिस्प्ले करें ताकि वो प्रोडक्ट को देखे और देख के खरीदे। पॉइंट ऑफ परचेज के पास, मतलब जो अ, खरीदारी का जो केंद्र है, वहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स डिस्प्लेड होते हैं जो कि जानबूझ के डिस्प्ले किए जाते हैं उस ब्रांड या कंपनी के द्वारा कि ग्राहकों की नजर उन पे पड़े और वो उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स को बाई करें। कहीं ना कहीं से ये प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स की तरफ पुश करने का एक प्रयास होता है कि हम ठेल के आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी तक आपकी नजर नहीं पड़ी तो अब आप देखिए और आप प्रोडक्ट खरीदिए। इसका जो क्लासिक एग्जांपल है जो हमेशा हम देते हैं कि जैसे अगर हम किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं और वहां पे खास तौर पे जो टॉयलेटरीज का रेंज होता है, टॉयलेटरीज रेंज का मतलब वो सारे प्रोडक्ट्स जो हम बाथरूम में रखते हैं और इस्तेमाल करते हैं, मसलन साबुन, सर्फ, शैम्पू, कंडीशनर, टूथब्रश, टूथपेस्ट, डिओडरेंट्स, परफ्यूम्स, बॉडी लोशन, मॉइस्चराइजर वगैरह वगैरह। चूंकि ये सारे प्रोडक्ट्स टॉयलेट में रखे जाते हैं, कि आप जाते हैं तो भाई आप ब्रश नॉर्मली आप बाथरूम में ही करते हैं, नहाते आप बाथरूम में ही हैं, तो जिन जिन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं वो बाथरूम में ही रखे जाते हैं, इसीलिए इनको टॉयलेटरीज रेंज कहते हैं। और अक्सर ये देखा गया है कि जैसे जो क्लासिक एग्जांपल है जिसको मैंने भी खुद कई दफा एक्सपीरियंस किया है, आई एम श्योर आपने भी दर्जनों बार किया होगा। इनफैक्ट कई बार तो हम इसी पर्पस से उस स्टोर में जाते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि टॉयलेटरीज रेंज पे सालों भर कुछ ना कुछ ऑफर होता है। बिग बाजार इज ए क्लासिक एग्जाम्पल कि बिग बाजार में आप साल के किसी भी दिन प्रवेश करें, अगर आप उनके टॉयलेटरीज डिपार्टमेंट में जाएं तो आपको साल में 365 दिन इस तरह के उत्पादों पे कोई ना कोई प्रमोशनल ऑफर आपको दिख जाता है। बाय वन गेट वन फ्री, 20% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, सेम प्राइस में बड़ा पैक साइज, 3 साबुन के साथ एक साबुन फ्री। तो ये सबसे कॉमन ऑफर्स हैं जो बिग बाजार में टॉयलेटरीज रेंज पे अवेलेबल होते हैं। और कई बार लोग महीने 2 महीने में इसलिए बिग बाजार के टॉयलेटरीज डिपार्टमेंट को विजिट करते हैं क्योंकि मालूम है कि जब भी जाएंगे उनको यहाँ पे ये रेंज सहूलियत से मिल जाएगा, बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल होंगे और हर ब्रांड पे कुछ ना कुछ आपको फ्री भी, एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ ऑफर आपको मिल जाएगा। इतना ही नहीं जो मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है, उस प्रोडक्ट का जो निर्माता है, जो कंपनी है या जो ब्रांड है, वो जो डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करने वाले एम्प्लॉयज होते हैं या फिर जो ओवरऑल डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसको इंसेंटिव ऑफर करता है कि भाई आप जितना ज़्यादा मेरा प्रोडक्ट आप निकलवाइएगा, बिकवा पाइएगा,
आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो इसीलिए डिपार्टमेंटल स्टोर के टॉयलेटरीज रेंज में मौजूद जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनका भी फोकस यही होता है कि वो हर तरह से आपको प्रोडक्ट के पास ले जाएं, ऑफर्स के बारे में बताएं, ताकि आप कोई प्रोडक्ट बाई करें। पुश मार्केटिंग में इस्तेमाल होने वाले जो तरीके हैं, तरीके क्या हैं, कैसे पुश मार्केटिंग काम करती है? तो यहाँ पे पहला है डायरेक्ट सेलिंग टू कस्टमर्स इन शोरूम्स। शोरूम में जैसे ही कोई ग्राहक पहुंचा, उसको प्रोडक्ट डायरेक्ट रिटेल करने का काम एग्जीक्यूटिव्स करते हैं। आप एक बार खाली घुस गए, एंटर कर गए, वो खुद ही आपको ले जाके ये ऑफर है, ये है, बहुत बढ़िया है, नया आया है, एक्स्ट्रा है, एक बार ट्राई करके देखिए। तो डायरेक्ट सेलिंग का इस तरह से काम होता है। दूसरा, पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले। प्रोडक्ट्स बहुत सुनियोजित तरीके से, बहुत करीने से सजा के वहां पे भारी मात्रा में रखे होते हैं। प्रोडक्ट का जो डिस्प्ले होता है वो इतना आकर्षक होता है कि खाली डिस्प्ले देख के बहुत लोग खुद ब खुद खींचे भी चले आते हैं और सामान खरीदते हैं। नॉट ओनली दिस, यहाँ पे एक और बात है कि जैसे मान लेते हैं कि आपने सारा सामान खरीद लिया और खरीदने के बाद आप कैश काउंटर पे गए बिलिंग के लिए। आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह के जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं या जो बड़े स्टोर्स होते हैं, रिटेल स्टोर्स होते हैं, जैसे आपका बिग बाजार है, ट्रेंड्स है, सेंट्रल है, आपका जूडियो है, जहाँ पे मल्टी ब्रांड मल्टी ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं कि भाई एक बार आप एंटर किए, कपड़ा, जूता, चप्पल, आपको सब चीज वहां पे मिल जाएगा। तो बिलिंग काउंटर के पास भी करीने से कतार में कुछ प्रोडक्ट्स डिस्प्लेड होते हैं। क्लासिक एग्जांपल फिर डिओड्रेंट्स, बॉडी मिस्ट्स, हैंकी का सेट, हैंड टॉवल, सॉक्स, इस तरह के आइटम्स वहां पे आपको ट्रॉली में रखे होते हैं। अगेन ऑफर के साथ कि अगर आप पहले कहीं भूल गए थे और आप कतार में खड़े हैं कि अब आपके बिलिंग के नंबर आएगी, बिलिंग की बारी आएगी, आपसे आगे कुछ लोग हैं, तो वहां भी अगर आपकी नजर खाली दाएं बाएं भी घूमेगी, तो आपको बहुत सारे ऐसे लुभावने प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे ऑफर्स के साथ कि आप बिलिंग काउंटर पे भी जाके एक आध प्रोडक्ट उठा के अपने बास्केट में डाल लें। ऐसा कई बार होता है। निकलते निकलते हमें लगता है कि अच्छा ये भी ले लेना चाहिए। में भी आपको ज़रूरत हो नहीं हो वो बात की बात है, लेकिन चूंकि अभी डिस्काउंट पे मिल रहा है, ऑफर में है, तो ले लेते हैं, आगे काम आएगा। तो अगर आप कहीं दूसरी जगह पे भूल गए, तो कम से कम यहाँ से जाते जाते भी आप कुछ प्रोडक्ट उठा लीजिए। इस तरह से उनका डिस्प्ले होता है। तीसरा, डायरेक्ट मेलर। बिलिंग काउंटर पे अक्सर आपका फ़ोन नंबर लिया जाता है। पहले तो मेल आईडी, कई बार आप फॉर्म भी भरते हैं, वो लोग आपसे फॉर्म भरवाते हैं जिसमें आपका ईमेल आईडी मेंशन करने के लिए कहा जाता है, या फ़ोन नंबर आपसे पूछते हैं। बिलिंग काउंटर पे तो कुछ भी खरीदिए, फ़ोन नंबर तो आपसे पूछेगा ही कि सर आपका फ़ोन नंबर क्या है। आपने एक बार फ़ोन नंबर दे दिया, उसके बाद उनके प्रमोशनल ऑफर्स एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिए डायरेक्ट आप तक आने लगते हैं। तो मेल पे आएगा, व्हाट्सएप पे आएगा, एसएमएस के थ्रू आएगा, लेकिन घर बैठे आपको बड़े बड़े ब्रांड्स पे क्या प्रमोशनल ऑफर्स हैं उनकी जानकारी मिलती रहती है, ताकि अगर आपने बहुत टाइम से विजिट नहीं किया है तो मे भी आप किसी ऑफर को देख के टेम्पटेड हो जाएं और आप स्टोर में चले जाएं। पुश मार्केटिंग में जानबूझ के प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग और डिजाइन इस तरह का होता है कि वो भी एनकरेज करता है, आपको प्रोत्साहित करता है कि या तो आप प्रोडक्ट खरीदिए या एटलीस्ट एक बार ट्राई कीजिए। तो ये चार खास नीतियां हैं जिनके तहत पुश मार्केटिंग काम करता है। ये उनकी बेसिक पॉलिसी होती है। पुश मार्केटिंग में आपको इसका एक और उदाहरण है कि जब भी कोई कस्टमर किसी प्रोडक्ट में अपनी थोड़ी सी भी रुचि दिखाता है, लेकिन खरीदने के पहले थोड़ा टाइम चाहता है कि अच्छा सोच के बताते हैं, सोचते हैं, ऐसी हालत में, ऐसी स्थिति आने पे जो रिटेलर है, जिसमें कई बार हम भी शामिल हैं, हम उसकी इस चीज को डिसरिगार्ड कर देते हैं, मतलब इसको हम नजरअंदाज कर देते हैं। और अगर लगता है कि अच्छा एक प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाया लेकिन नहीं खरीदा,
तो उसको तीन और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स दिखाते हैं कि अच्छा वहां पे अगर इनका डिसीजन नहीं हो पा रहा है तो ये दिखाते हैं यहाँ से कुछ खरीद लें। हम इस चीज को भूल जाते हैं कि पहले देखी दिखाई चीज में उसकी थोड़ी दिलचस्पी थी, बट मे बी नॉट इंस्टेंट डिसीजन, तुरंत फैसला करने के मोड में नहीं है कस्टमर। आपको इंस्टेंट सेल चाहिए, इसीलिए आप उसको छोड़ के आप दूसरे प्रोडक्ट्स दिखाते हैं कि वहां उसमें अगर जब तक मन बनाएंगे तो यहाँ दिखाते हैं यहाँ से कुछ खरीद लें। और इसका कई बार एंड रिजल्ट क्या होता है कि प्रोस्पेक्ट जो है वो चिढ़ जाता है और कुछ भी नहीं खरीदता। तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ग्राहक को प्रोडक्ट खरीदने के लिए धक्का मार रहे हैं, पुश कर रहे हैं। और इसका जो एक एक साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट क्या है कि एक तो इस तरह धक्का मार नीति की वजह से कस्टमर के दिमाग में ब्रांड की जो छवि होती है वो कम हो जाती है, गिर जाती है। प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके मन में संदेह पैदा हो जाता है कि भाई इतना इंसिस्ट कर रहा है, पेस्टर कर रहा है, इसका मतलब है कि कुछ पंगा है। और एक और इंप्रेशन बनता है सेलर के प्रति कि ये खाली अपना सेल्स टारगेट पूरा करने में इंटरेस्टेड है, इसको मेरी ज़रूरत से कोई दरकार नहीं है। और अगर ये इंप्रेशन बन गया तब तो वैसे भी आप मान के चलिए कि काम खराब हो गया है, प्रोडक्ट अब नहीं बिकेगा। वहीं दूसरी तरफ एक और स्ट्रैटेजी है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जिसको हम पुल मार्केटिंग के नाम से जानते हैं। और ये भी नाम खुद सजेस्ट करता है कि एक ऐसी मार्केटिंग की नीति जो ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करने में मदद करती है। यहाँ पे पुल मार्केटिंग का गोल क्या होता है कि हम ग्राहकों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से जो चीज़ वो ढूंढ रहे हैं उसमें मदद करने के लिए जितने मटेरियल्स प्रोवाइड कर सकते हैं करें, ताकि उनको डिसीजन लेने में सुविधा हो। इंस्टेंटली नहीं, लेकिन हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदें और हमारे लॉयल कस्टमर बने। हमारा अप्रोच ऐसा हो, हमारी सर्विस ऐसी हो कि एक बार अगर उन्होंने खरीद लिया तो फिर वो हमारे परमानेंट कस्टमर्स बन जाए। तो पुल मार्केटिंग की सीधी सीधी परिभाषा है कि जब आप अपने ग्राहक को अपने प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित कर लेते हैं, तो इसी को पुल मार्केटिंग कहते हैं। पुल करना, खींचना। आप ग्राहक को खींचते हैं, आप ग्राहक के पास नहीं जाते, धक्का नहीं मारते। आप ऐसा काम करते हैं कि ग्राहक खुद ब खुद आपके पास खींचा चला है। और देखिए, अगर यही देखिए, भले ये किताबी ज्ञान क्यों ना हो, सुनने में अच्छा क्यों नहीं लगे, लेकिन ये कितना आसान हो जाएगा और कितनी सहूलियत वाला ये मेथड होगा अगर हम कोई ऐसी नीति का पालन कर सकें जिससे ग्राहक खुद ब खुद हमारे पास खींचा। बेसिकली जो जो ब्रांड या कंपनी की तरफ से जो तैयारी होती है, जो नीति होती है, कि वो अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट्स को इस तरह से एडवर्टाइज और प्रमोट करते हैं, इस तरह से प्रचार करते हैं, इस तरह से उसको प्रमोट करते हैं जो ग्राहकों को खुद ब खुद आकर्षित करता है। और ग्राहक खुद उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। और ये नीति एक और फायदा पहुंचाती है कि कस्टमर की नजर में, उसके दिमाग में कोई भी ऐसा ब्रांड जो पुल मार्केटिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करता है, उस ब्रांड के प्रति एक अच्छी छवि क्रिएट करने में मदद करता है। लोगों को लगता है कि ये ब्रांड क्वालिटी ब्रांड है, अपने आप ये छवि बन जाती है। पुल मार्केटिंग की नीति क्या है? पुल मार्केटिंग की नीति है कि हमारे जो प्रतिस्पर्धी हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे हम कैसे डिफरेंट हैं, इस बात पे हम फोकस करें। हम ये दिखा पाएं और साबित कर पाएं कि हम कैसे अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग हैं। पुल मार्केटिंग इस बात पे ध्यान केंद्रित करता है कि कैसे एक उपभोक्ता खुद प्रोडक्ट में रुचि दिखाएगा, प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायर करेगा। और पुल मार्केटिंग बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करने पे ध्यान केंद्रित करता है ताकि उसके सही उपयोग से अपने ब्रांड और प्रोडक्ट पे जानकारी को हम बढ़ा सकें, अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, लोगों के बीच, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच हम जानकारी स्थापित कर सकें। तो ये मुख्य नीतियां होती हैं। पुल मार्केटिंग जो है, ये आपको तुरंत मेरा प्रोडक्ट बिक जाए, तुरंत मेरा अगला सेल हो जाए,
इससे ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है कि कैसे हम ग्राहकों के मन में अपने प्रति विश्वसनीयता और भरोसा बढ़ा पाए, क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी। हम मार्केटिंग ये सोच के नहीं करें कि हमारा अगला प्रोडक्ट कब बिकेगा, बल्कि मार्केटिंग हम ये सोच के करें कि हम कैसे अपने आप को स्थापित कर सकते हैं और एक भरोसेमंद ब्रांड के रूप में अपनी जगह बना सकते हैं। पुल मार्केटिंग हमेशा लॉन्ग टर्म कस्टमर्स और ग्रोथ पे फोकस करता है, शॉर्ट टर्म गोल पे ध्यान केंद्रित नहीं करता। लॉन्ग टर्म कस्टमर्स की, एक कस्टमर को अगर हमने रिटेन कर लिया तो वो लंबे समय तक हमारा कस्टमर बना रहे और इससे हमारा विकास हो। पुल मार्केटिंग डायरेक्ट कांटेक्ट एस्टैब्लिश करने पे ध्यान केंद्रित करता है, ताकि हम कंज्यूमर लॉयल्टी को बिल्ड कर सकें, कि हम कस्टमर के प्रति कितने वफादार हैं, कितने लॉयल हैं, कितने कमिटेड हैं, उस पे हम ध्यान केंद्रित करें। और कमिटमेंट का मतलब खाली सेल नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजें होती। पुल मार्केटिंग मार्केट में प्रोडक्ट के एक्सेप्टेंस पे ध्यान केंद्रित करता है, कि कैसे मार्केट में हमारा प्रोडक्ट स्वीकृत कर लिया जाए, उसको स्वीकृति मिल जाए, लोग इसको पहचान लें, जान लें, स्वीकार कर लें। और प्रोडक्ट पे कस्टमर का फीडबैक भी हासिल करता है, कि भाई और हम क्या बेहतर कर सकते हैं, आपका क्या सुझाव है, क्या कमी रह गई, ये आप बताइए, जिसको हम एक्टिव एंगेजमेंट कहते हैं। 2019 में एक बहुत पॉपुलर मल्टीनेशनल ब्रांड ने, जिसका नाम हम नहीं ले सकते इसीलिए एबीसी दिया हुआ है, इन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया इस बात को कि पहले ये पुश टैक्टिक्स पे ओवर रिलायंट थे, बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, और पुश टैक्टिक्स को एक्सट्रीमली फॉलो करने की वजह से इनको सेल में घाटा हुआ, नुकसान हुआ। इस ब्रांड ने पहले जो इन्वेस्टमेंट किया प्रोडक्ट सेल को बढ़ाने के लिए, इन्होंने ओवर इन्वेस्ट किया पुश मार्केटिंग में, कि वो सारी नीतियों पे हम पैसा खर्चा करेंगे जो धक्का मार नीति को सपोर्ट करेगा। इन्होंने ब्रांड बिल्डिंग पे ध्यान नहीं दिया, ब्रांड को बिल्ड करना है इस पे ध्यान नहीं दिया, उस पे कोई खर्च नहीं किया, बल्कि खाली ठेल ठाल के प्रोडक्ट बेचने वाली नीतियों पे पैसा खर्चा किया, जिसकी वजह से आगे चल के इनका ग्रोथ धीमा हो गया, और जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उतना रिटर्न भी नहीं आया। और तब इनको बाद में समझ में आया कि इनसे कहाँ भूल हुई थी। अपनी उस भूल को सुधारने, अपने इन्वेस्टमेंट पे प्रॉपर रिटर्न हासिल करने के लिए इन्होंने अपनी नीति को चेंज किया, जिसके तहत इन्होंने एक नए मार्केटिंग प्लेबुक को लॉन्च किया। मार्केटिंग प्लेबुक क्या होता है? आप कह सकते हैं कि मार्केटिंग प्लेबुक जो है, एक तरह से उस बिजनेस का, उस ब्रांड का, उस कंपनी का एक रेफरेंस गाइड होता है, कि भाई अब हम डेली सेल्स एक्टिविटीज क्या करेंगे, हमारा सेल्स कैंपेन कैसे होगा, सेल को सुधारने के लिए हम किस तरह की गतिविधियां करेंगे, कैसे प्रमोशन करेंगे, कैसे एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ये सारी चीजें, मतलब पूरी पॉलिसी को रीडिजाइन करना जो होता है, उस पे इन्होंने ध्यान केंद्रित किया, हम ब्रांड को कैसे बिल्ड करेंगे। तो इस पर्टिकुलर ब्रांड ने गलती को सुधारने के लिए जब अपने नए मार्केटिंग प्लेबुक को लॉन्च किया, तो इस बार खास तौर पे इन्होंने ध्यान रखा कि हम ब्रांड को ड्राइव करने वाली गतिविधियों पे हम ध्यान केंद्रित करेंगे, ताकि लोगों की इच्छा जागे, एक इमोशनल कनेक्ट हो, और वो काम करे, और अल्टीमेटली यहाँ यहीं से इन्होंने पुश मार्केटिंग को पुल मार्केटिंग में कन्वर्ट किया। ये मूव कर गए, इन्होंने अपनी पूरी नीति को चेंज कर दिया, कि नहीं, पुश मार्केटिंग की वजह से नुकसान हुआ, और वी वर हिट। तो वहां से इन्होंने फिर पुल मार्केटिंग पे ध्यान देना शुरू किया, और इससे फिर चीजें बेहतर के लिए बदली, बेहतरी के लिए बदली। तो अगर इस पॉलिसी को हम अपने एमवे बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, अगर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं से हमारा भी रवैया अभी तक पुश मार्केटिंग का था, ठेल ठाल के प्रोडक्ट को बेचने का था,
इंस्टेंट सेल पे था। और इसको अगर हम बेहतर करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, तो पुश से पुल मार्केटिंग की तरफ हमें भी जाना होगा। और इसको बेसिक लेवल पे समझने के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें सुझाई गई हैं कि कैसे हम ये काम करेंगे। तो बेसिक लेवल पे यहाँ पे कुछ चीज़ों का जिक्र है। उसमें पहली चीज़ है दैट यू कम्युनिकेट विथ श्योरिटी। आप ग्राहक के साथ जो भी कम्युनिकेट करते हैं, जो भी आप बात करते हैं, मैसेजेस का जो संवहन होता है, वो पूरे इत्मीनान के साथ होता है, श्योरिटी के साथ होता है, कॉन्फिडेंस और निश्चितता के साथ होता है। इफ एंड बट की गुंजाइश नहीं होती। कहीं से उसमें कोई डाउट की जगह नहीं होती। आप जो बात करते हैं एकदम ताल ठोक के, ठोक बजा के बात करते हैं कॉन्फिडेंटली कि यही है, दिस इज द थिंग। आप ग्राहक की जरूरत को समझने का प्रयास करते हैं। आपके चित्त में भी एक एक कामनेस होता है। आप बहुत अ, उसको क्या बोलते हैं, हड़बड़ी में बिहेव नहीं करते। आपका ओवरऑल पोस्चर, डिमीनर, एटीट्यूड, बिहेवियर जो है वो बहुत शांत होता है, कि कहीं से भी आप जल्दबाजी में नहीं दिखते। और आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं। कस्टमर जब भी कुछ आपको बोलता है तो आप उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और ध्यानपूर्वक सुनने के बाद आप सॉल्यूशंस को इस तरह से बताते हैं। आपने जब नीड को अच्छे से सुन लिया, समझ लिया, आपको प्रॉब्लम पता चल गया सही तरीके पे, तो फिर आप समाधान को इस तरह से बताते हैं कि वही समाधान उचित लगे, अप्रोप्रिएट लगे और आवश्यक लगे। तो ध्यानपूर्वक सामने वाले की ज़रूरत को समझने के बाद जब आप सॉल्यूशंस को बयान करते हैं, तो वो आपका रेलेवेंट हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमसे गलती क्या होती है कि पॉसिबली हम बोलने पे ज़्यादा और सुनने पे कम ध्यान देते हैं। कहीं ना कहीं से हमें अपनी बात पहले रखनी ज़रूरी होती है। सामने वाले की पूरी बात को सुनने का हमारे पास उतना सब्र नहीं होता। और ये क्यों होता है? क्योंकि अल्टीमेटली हम थोड़े हड़बड़ाहट में होते हैं, जल्दी हो जाएगा, बहुत टाइम लग रहा है। तो वी शुड रिस्पेक्ट दिस। हमें हमेशा अगर हम पुश से पुल नीति की तरफ जाना चाहते हैं, तो हमें हमेशा प्रोस्पेक्ट के पर्सपेक्टिव को देखना और समझना चाहिए। आप क्या जानते हैं, आप क्या सोचते हैं, ये सेकेंडरी है। ग्राहक का नजरिया क्या है, उसकी जरूरत क्या है, इसको जानना और समझना प्राइमरी होता है। क्योंकि जब हम सेल्स कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, सेल्स प्रोसेस में होते हैं, जब हम कस्टमर के साथ इंगेज होते हैं बातचीत में, तो ग्राहक जो है बहुत सारे प्रिडिक्टेबल स्टेजेस से होके गुजरता है। अगर वो आपके प्रोडक्ट को खरीदने के बारे में सोच रहा है, तो वो खुद ब खुद कुछ ना कुछ ऐसे सिग्नल्स दे देगा जिसको कैच करके आप आश्वस्त हो जाइएगा कि कॉन्वर्सेशन सही डायरेक्शन में बढ़ रहा है, हम सही तरीके से काम कर रहे हैं, एंड दिस इज द वे टू मूव फॉरवर्ड। आगे बढ़ने का यही सही तरीका है। मसलन अगर आपको उदाहरण चाहिए तो वो भी यहाँ दिए हुए हैं। जब भी आपको लगे कि आपका ग्राहक आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है और खुल के बात कर रहा है, तो इट्स अ पॉजिटिव सिग्नल। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। जब भी आपको ग्राहक की बात सुन के ऐसा अंदेशा हो कि वो ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उनके लिए क्या जरूरी है, उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, उनको क्या अच्छा लगता है, उनका क्या रिक्वायरमेंट है, अगर इस तरह की बात होने लगे, तो ये दूसरा सकारात्मक संदेश संदेश है कि भाई वो पॉजिटिवली सोच रहा है इस बारे में। आप जब समाधान के बारे में बताते हैं, अलग अलग सॉल्यूशंस के बारे में बताते हैं, तो उस पर वो इंटेंटली जानकारी लेता है, ध्यानपूर्वक सुनता है। और उसके सुनने का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि अगर आपने उसको दो तीन कॉम्बिनेशंस बताए हैं, तो वो ये तय कर पाए कि दो तीन कॉम्बिनेशन में से वो कौन सा चुनेगा। और तब आखिर में एक इवैल्यूएशन स्टेज आता है, जहां पे कस्टमर अब ये तय करता है कि अच्छा, ये दो तीन ऑप्शंस हैं, तो मैं कुछ मुद्दों पे बात करके ये तय कर पाऊं कि अल्टीमेटली मुझे किस सोल्यूशन पे जाना है। तो भाई हर अलग अलग सोल्यूशन का प्राइस क्या है,
मार्केट में भी इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, तो उससे आपके प्रोडक्ट्स कैसे डिफरेंट हैं, क्या अलग है, क्या स्पेशल है, क्या यूनिक है, क्या फायदा होगा। तो इस तरह की बातें आती हैं। तो ये बात, इन बातों के आने का मतलब ही है कि वो डिसीजन मेकिंग स्टेज में चला गया है। लेकिन डिसाइड करने के पहले भाई, हर व्यक्ति ठोक बजा के डिसीजन लेता है, तो वो भी चाहता है कि वो एक अच्छा डिसीजन ले, इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले। तो इस तरह की प्रक्रिया में आप बतौर एबीओ क्या कर सकते हैं, आपसे क्या अपेक्षित है, आपको क्या करना चाहिए। तो पहला, आपका एक अथक और सफल प्रयास होना चाहिए कि हम पहले ये पहचान पाएं, आइडेंटिफाई कर पाएं कि इस पूरे प्रोसेस में कस्टमर कहाँ पे है, किस स्टेज में है। और उस स्टेज से आगे बढ़ने के लिए आप और क्या कर सकते हैं जिससे कस्टमर की मदद हो, कि आसानी से आप उसको एक स्टेज पार करा के अब दूसरे स्टेज में ले जा सकें, प्रोग्रेसिव स्टेज में ले जा सकें। उसमें आप कैसे मदद कर सकते हैं। इसके लिए जो तरीका है कि जाहिर बात है, आप कुछ सवाल पूछते हैं, आप रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि उनकी ज़रूरत को समझ सकें, और फिर उनकी मदद करने के उद्देश्य से आप उनको सही जानकारी देते हैं। कस्टमर जब कुछ कहता है तो आप पूरे ध्यान से उसकी बात को सुनने का प्रयास करते हैं, और आप मन मन ही मन खुद आप खुद को ये समझाते हैं कि अब उनको तैयार करने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। यानी आपकी प्लानिंग और कैलकुलेशन मेंटली धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। आपका आउटर डिमीनर हमेशा इस बात का इशारा करते रहे कि आप कस्टमर के साथ हैं, आप उनका ध्यान रखते हैं, और आप उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए बैठे। ये कांस्टेंट इंडिकेशन कस्टमर को आपकी तरफ से हमेशा मिलते रहना चाहिए। और आप ये भी फिगर आउट करते हैं कि आप जो भी सोल्यूशन बता रहे हैं, आपके सोल्यूशन कैसे कस्टमर्स की मदद करेंगे, कैसे आप कस्टमर को एक एक बेहतरीन अनुभव का एहसास करा पाएंगे, ताकि बाद में उनके माध्यम से आप और कस्टमर्स को हासिल कर सकें। रेफरेंसेस, सिंपल। तो यहाँ पे आपके प्रयास में डूज एंड डोंट्स हम हमेशा कहते हैं ना कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले क्या नहीं करना चाहिए उसकी बात हो रही है, कि बिना किसी ग्राहक की जरूरत को समझे अपने मन से किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस का फायदा हाईलाइट मत कीजिए, क्योंकि दैट इज अ शेयर टाइम वेस्टर। आप अपना भी समय खराब कर रहे हैं और सामने वाले का भी समय खराब कर रहे हैं, क्योंकि आप जो बता रहे हैं पॉसिबली उसकी जरूरत उसको नहीं। तो जब तक हम सामने वाले की नीड नहीं समझें, आपको किसी प्रोडक्ट का बेनिफिट हाईलाइट करने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट बिकॉज कि हम नो, आई 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 नो, मुझे मालूम है, मुझे बताना चाहिए। सो होल्ड योर सेल्फ थोड़ा सा। शॉर्ट टर्म सेलिंग पे ध्यान केंद्रित मत कीजिए। आज बिक जाए कल का कल देखेंगे, ये अप्रोच नहीं होना चाहिए। ठीक है, फ्लो में कभी वंस इन वाइल हो गया, अलग बात है। लेकिन ये आपका एक एक बेसिक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए कि हम जब भी जाएंगे, हम ऐसे ही जाएंगे, इसी सोच और नीति के साथ जाएंगे कि आज बिक जाए कल का कल देखेंगे। बिकॉज इट्स अ रट। अगर आप एक बार इसमें फंस जाते हैं तो इससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है, और फिर आपका पूरा रवैया इसी तरह से हो जाता है। ग्राहक को कुछ खरीदने के लिए कभी बाध्य मत कीजिए। ग्राहकों के सवाल को कभी नजरअंदाज मत कीजिए, कुछ भी सवाल हो, उसका स्टूपिड क्वेश्चन क्यों ना, लेकिन कस्टमर की तरफ से आया है तो आई मस्ट ट्राई टू आंसर दैट। क्या करना चाहिए? नीड बेस्ड सेलिंग पे ध्यान केंद्रित करें, सामने वाले की जरूरत को समझ के कोई समाधान सुझाएं। यानी आपका अप्रोच नीड सेंट्रिक होना चाहिए, प्रोडक्ट सेंट्रिक नहीं होना चाहिए। यही फर्क आ गया है पहले और आज के रवैये। बहुत लंबे समय से हमारा जो सेलिंग का रवैया था, या अभी भी बहुत लोगों का है, वो न चाहते हुए भी प्रोडक्ट सेंट्रिक है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, हर चीज में प्रोडक्ट। अल्टीमेटली एट द हेल्म ऑफ एवरीथिंग प्रोडक्ट इज देयर, प्रोडक्ट ही काम करता है, लेकिन अप्रोच को बदलने की जरूरत है।
आपका समाधान भी तो प्रोडक्ट ही है जो आप सुझाते हैं, लेकिन आपकी प्रायोरिटी और आपका जो अप्रोच है, काम करने का जो स्टाइल है, वो नीड सेंट्रिक होना चाहिए कि नहीं, हमको ग्राहक की ज़रूरत से मतलब होना चाहिए, प्रोडक्ट से नहीं। क्योंकि बोलने में बड़ा सिमिलर साउंडिंग लगता है, आसान लगता है, लेकिन है नहीं। क्योंकि जब नीड सेंट्रिक अप्रोच होगा तो आपको खुद भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि कस्टमर की नीड किसी ऐसे प्रोडक्ट को लेके हो जिससे आप बहुत वाकिफ नहीं हो, आप बहुत कंफर्टेबल नहीं हो, आपने शायद कभी उसको रिटेल नहीं किया हो, तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। बट यही वो सही तरीका भी है और यही उचित तरीका है। तो ग्राहक की जो खास ज़रूरतें हैं, उसका जो स्पेसिफिक इंटरेस्ट है, क्या अच्छा लगता है उसको, किस चीज़ में रुचि है, उस पर ध्यान दीजिए। क्योंकि कस्टमर का स्पेसिफिक इंटरेस्ट अगर आप समझ पाए तो आपके सेल्स प्रोसेस का मुख्य केंद्र बिंदु हो सकता है, उसको लेके आप बात आगे बढ़ा सकते हैं। हमेशा एक सकारात्मक और उत्पादक संबंध को डेवलप करने का प्रयास करें। इस काम को करने के लिए, जैसे मैंने अभी कहा, कि आपको प्रोडक्ट पे कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, सारे प्रोडक्ट्स पे। उसी बात को दोहरा रहा हूं कि हो सकता है नीड बेस्ड सेलिंग में कस्टमर की नीड एक ऐसे प्रोडक्ट को लेकर निकल के आए जिसको बेचने में आप बहुत सहज नहीं है। क्लासिक एग्जांपल आर्टिस्ट्री। हम सहज नहीं। तो हम सहज नहीं हैं, इसलिए दो चीजें हो सकती हैं, या तो हम प्रोडक्ट ही नहीं बेचें, कस्टमर को लूज कर जाएं अपने इस इनकॉम्पिटेंस की वजह से, या फिर उसको हम मिसलीड करके दूसरा प्रोडक्ट बेचें जो फिर ऑब्वियसली उसके नीड से मैचिंग नहीं होगा। एक बार बेच देंगे, हम दोबारा उसको अप्रोच नहीं कर पाएंगे। तो आज का जमाना स्मार्ट वर्क का है। हार्ड वर्क तो ठीक है, फंडामेंटली सही है, लेकिन स्मार्ट वर्क भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो वी शुड फोकस ऑन स्मार्ट वर्क। मेहनत तो हर कोई करता है अपने हिसाब से। हर कोई बोलता है कि नहीं बहुत मेहनत करते हैं। स्मार्ट वर्क कितना करते हैं, यही फर्क पैदा करता है दो इंडिविजुअल के बीच में। हमेशा कस्टमर के साथ वैल्यू और ट्रस्ट क्रिएट करने पे ध्यान दीजिए। देखिए, छोटे छोटे शब्द हैं दोस्तों, मैं बहुत गंभीरता से इस पे बात कर रहा हूँ। ये दो बड़े छोटे शब्द हैं। देयर आर ओनली टू वर्ड्स, वैल्यू एंड ट्रस्ट। लेकिन जब आप डीप डाइविंग करेंगे, इसको डिकोड करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि इनका अर्थ कितना गूढ़ है, कितना ऑल इनकम्पासिंग है, कितना सिग्निफिकेंट है, और कितना मीनिंगफुल है। जनरल नॉलेज की बात है, लेकिन यही चीजें लॉन्ग रन में काम करती हैं। आपने कस्टमर की जानकारी में कितना वैल्यू ऐड किया, आपकी वजह से कस्टमर क्या नया जान पाया, और आप अपना भरोसा कितना जगा पाए, बस यही दो चीजें। हर मोमेंट कस्टमर से इंटरेक्शन के टाइम में आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आपकी छवि एक एक एक्सपर्ट के रूप में हो। और ये तभी होगा जब आपको प्रोडक्ट पे कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी हो। बिकॉज अगर आप पावर चाहते हैं तो पावर ऑलवेज कम्स विथ नॉलेज। पावर ऐसे नहीं आता। अगर मैं मुंह खोलूं तो लगना चाहिए कि हाँ, मैंने कुछ सिग्निफिकेंट कहा है, निरर्थक बात नहीं की है। टेक्निक्स की बात करें, क्या टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं पुल मार्केटिंग को लर्न करने और प्रैक्टिस करने के संदर्भ में? तो बैलेंस क्वेश्चंस विथ इंसाइट्स। सवाल ऐसे पूछें जिसका कोई मतलब हो, जो ग्राहक को सोचने पे मजबूर करे। टाइम वेस्टर क्वेश्चन नहीं हो। बिल्ड नॉलेज बेस्ड ट्रस्ट। देखिए, फिर वो बात आई, भरोसा तभी जगता है जब सामने वाले को लगता है कि नहीं, आप नॉलेजेबल हैं, आप जानकार हैं, आप कुछ ऐसी चीज बता रहे हैं जो उसको नहीं मालूम। तो नॉलेज आपका बढ़ेगा तभी आपका ट्रस्ट भी बढ़ेगा। देन ओनली यू विल बी मोर पावरफुल। तभी आप चीजों को ज्यादा कंट्रोल करने की क्षमता डेवलप कर पाएंगे। बातचीत करने के दौरान आप जितना जेन्युइनली बात कर सकते हैं उतना ही बेहतर है। एक तो बातचीत करते रहिए, कॉन्वर्सेशनल रहिए, और जेन्युइनली बात कीजिए। हमेशा पूरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने पे ध्यान केंद्रित करें। बातचीत अगर आप कर रहे हैं तो कॉन्वर्सेशन का ओनरशिप आपके हाथ में होना चाहिए, बिकॉज यू आर द एक्सपर्ट। आपको पता है क्या बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ रुकना है, कहाँ उसको प्रेरित करना है।
कहाँ आप चाहेंगे कि वो ध्यान से सुने, कहाँ आप चाहेंगे कि वो खुल के बोले, ये पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। बिकॉज यही आपका काम भी है। इस पूरी प्रक्रिया में फीडबैक को तवज्जो दीजिए। पूछते रहिए ग्राहक से, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आपका क्या मानना है, आप बताइए इसको हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं। इन्वॉल्वमेंट, फीडबैक से क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है। कस्टमर को लगता है कि आप जेन्युइनली केयर कर रहे हो उसके लिए। कस्टमर की ज़रूरत को समझें और ज़रूरत के मुताबिक जो समुचित आवश्यक समाधान है उनकी बात करें। ध्यानपूर्वक सुने, फिर से आया, कस्टमर जब भी कुछ कहे उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। आप सर्विस भी दे रहे हैं तो इस तरह से दीजिए जो उसकी खास ज़रूरत से लिंक्ड हो। सोसाइटी सर्विस करने के लिए आप थोड़ा सोशल सर्विस करने थोड़ी गए हैं। आपके पास भी सीमित समय है, तो अगर आपको सर्विस देनी है, अच्छी सर्विस देनी है, तो वो भी उसके स्पेसिफिक नीड से लिंक्ड होनी चाहिए। मेन टेक्निक पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ग्राहकों से भावनात्मक तौर पे जुड़ने के लिए सक्सेस स्टोरीज को शेयर कीजिए। आपके द्वारा सुझाए गए समाधान से अगर किसी और को फायदा हुआ तो उसको आप शेयर करें। एक इमोटिव कनेक्ट देके, इमोशनल कनेक्ट देके अपने ग्राहकों को एजुकेट कीजिए, या आपका काम है कि क्यों उन्हें तमाम चीजों को छोड़ के सबसे पहले अपनी सेहत पे ध्यान देना चाहिए, जो कि अभी हेल्थ फर्स्ट कॉन्सेप्ट है पूरे दुनिया में। आपकी हमारी बात छोड़ दीजिए, पूरे वर्ल्ड में इससे महत्वपूर्ण कोई विषय ही नहीं हो सकता। और ये इसलिए भी कि आपके पास तमाम संसाधन हैं इस पे बात करने और कस्टमर को फायदा पहुंचाने के। कंटेंट बहुत है आपके पास। जब हम दूसरों की सफलता की कहानी को अपने ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए शेयर करते हैं, तो यही सही नीति है। किसी भी व्यक्ति की जो सक्सेस स्टोरी है कि कोई प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उसको किसी ने कुछ सुझाया, उसने सुझाई हुई चीज पे अमल किया और उसको फायदा हो, प्रॉब्लम उसका कम हो गया या दूर हो गया। यही सक्सेस स्टोरी है। तो यही सक्सेस स्टोरी जो है, बेसिकली सक्सेस स्टोरी क्या होती है, उस ग्राहक का कंपनी, ब्रांड या प्रोडक्ट के साथ तजुर्बा होता है कि हाँ, इस कंपनी से जुड़े, इस ब्रांड से जुड़े, इस प्रोडक्ट को यूज किया, ऐसी सर्विस मिली कि मेरा प्रॉब्लम ठीक हो गया। उसका एक्सपीरियंस है। उसी एक्सपीरियंस को कस्टमर जब शेयर करता है तो उसको हम सक्सेस स्टोरी कहते हैं। क्योंकि ये शेयर करने पे जब दूसरे लोग इस तरह के सक्सेस स्टोरीज को पढ़ते हैं तो वो भी प्रेरित होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं। ये बहुत लाजमी है, ये बहुत नेचुरल है, स्वाभाविक है कि अगर कोई कॉमन प्रॉब्लम है, एक रैम्पेंट प्रॉब्लम है, जैसे हमेशा जो हम ओबेसिटी या ओवरवेट होने का एग्जांपल देते हैं कि भतेरे लोग पड़े हैं जो मोटे हैं या जिनका वजन ज्यादा है और जो प्रयास में है कि भाई वजन कम करें, अगर वो सोशल मीडिया पे दूसरे ग्राहकों की सक्सेस स्टोरी को पढ़ते हैं तो पढ़ना ही अपने आप में एक पॉजिटिव सिंबल है कि वो आकर्षित हुए, इस ट्रांसफॉर्मेशन से आकर्षित हुए, तभी तो पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं ध्यान देते तो आगे बढ़ जाते स्क्रॉल करके। रुक के पढ़ते क्यों? रुक के पढ़ना इस बात का संकेत है कि उसको कहीं ना कहीं से ये चीज अच्छी लगी और शायद वो भी थोड़ा इंटरेस्टेड है इसमें, और वो भी सेम कंपनी, ब्रांड या प्रोडक्ट से जुड़ने का मन बना रहा हो। तो ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अगर हम सक्सेस स्टोरीज को सही तरीके से शेयर करते हैं तो इससे इससे दूसरे लोग इंस्पायर्ड होते हैं, प्रेरित होते हैं। क्योंकि आम जनता दूसरे ऐसे लोगों की सफलताओं से प्रभावित होती है जिनको उन्हीं की तरह प्रॉब्लम था। मेरा एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कॉमन है, मैंने अपने प्रॉब्लम को दूर कर लिया और उसका उसका वर्णन किया, उसका एक्सपीरियंस, उसका तजुर्बा शेयर किया, तो मेरी जैसी समस्या से ग्रसित बहुत सारे लोग मुझे सुन भी सकते हैं और इससे प्रेरित हो सकते हैं कि आखिर क्या करके मुझे फायदा हो।
लोग एक्चुअली जानना चाहते हैं कि भाई आपने कितने तरह के समाधानों को ट्राई किया और उसमें से किस समाधान से आपको फायदा हुआ अल्टीमेटली। क्योंकि अगर आपको इससे फायदा हुआ तो आई ऑल्सो मे बी विलिंग टू ट्राई दैट सोल्यूशन। मैं भी ये करने को तैयार हो सकता हूं। तो कहीं ना कहीं से एक पॉसिबिलिटी तो बनती है, एक संभावना तो दिखती है। तो ऐसी स्थिति में अगर उस प्रोडक्ट ब्रांड या कंपनी को हम एंडोर्स कर रहे हैं सही तरीके से, तो ग्राहक खुद ब खुद आपके पास आते हैं। और इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं कि मैं दूसरे लोगों के सक्सेस स्टोरीज को सिर्फ कायदे से शेयर कर रहा हूं। तो हमारा सोल्यूशन जितना ही मीनिंगफुल होगा, जितना ही बेहतर होगा, सार्थक होगा, ग्राहकों के साथ मेरा संबंध भी उतना ही बेहतरीन होगा। और अगर फायदा होगा तो इस बेहतरीन संबंध का इस्तेमाल करते हुए फिर मैं उनकी सक्सेस स्टोरी को भी उतने ही बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर पाऊंगा। तो जैसे अभी वजन कम करने का जो उदाहरण हमने लिया, चूंकि ये सबसे रैम्पेंट प्रॉब्लम है कि अगर मेरे समाधान से किसी मोटे या ओवरवेट व्यक्ति का वजन कम होता है और इस उसकी सक्सेस स्टोरी को अगर शेयर किया जाता है, तो ये दूसरे वैसे सारे लोगों को आकर्षित करने में मदद करेगा जो मोटे हैं या ओवरवेट हैं और जो अपना वजन कम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इसको करने का तरीका क्या है? भाई सक्सेस स्टोरी आप शेयर कर रहे हैं तो आप तस्वीर के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो पर्सन दिखाई भी दे। तो उसके लिए बिफोर एंड आफ्टर फोटो लेते हैं कि पहले जब प्रॉब्लम था तब की तस्वीर ली, और जब प्रॉब्लम दूर हो गया तब की तस्वीर ली। अब चाहे वो स्किन प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने की बात हो, वजन कम करने की बात हो, ये दो अपरेंटली दिखाई देने वाली चीज है। त्वचा पे दाग धब्बे या स्किन का इम्परफेक्शन दिख जाता है तस्वीर से, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही नजरों से दिख जाता है। तो सीइंग इज बिलीविंग। फायदा जो होगा वो भी दिखेगा। मोटा व्यक्ति या ओवरवेट व्यक्ति अगर स्लिम होगा तो वो भी दिखेगा, आपको बताने की जरूरत नहीं। तो ऐसे केसेस में बिफोर एंड आफ्टर फोटो लेते हैं, पहले क्या था बाद में क्या है, उसके साथ एक इमोशनल स्टोरी को क्रिएट करते हैं, और फिर रियल लाइफ सिचुएशंस, अलग अलग तरह के जो रियल लाइफ सिचुएशंस होते हैं उनके साथ कनेक्ट करते हुए उसको हम शेयर करते हैं। हम अपने ग्राहकों को भी बोलते हैं जिनको फायदा हुआ है कि वो अपनी स्टोरीज को शेयर करें। उनकी कहानी को आप खुद भी, उन्होंने शेयर किया फिर आप भी रीपोस्ट करते हैं। आपके ग्राहकों ने अगर अपने सक्सेस स्टोरी को शेयर किया है तो उसका जो कंटेंट है उसको आप भी रीपोस्ट करते हैं कि हाँ भाई देखिए ऐसा हुआ, रीएम्फेसिस के लिए। तो बिफोर और आफ्टर जो प्रोग्रेस हुआ है उसकी तस्वीरों को लेने के भी कुछ कायदे कानून होते हैं। कि आप पहले कंफर्टेबल कपड़े पहने, सेम दीवार का सेम दीवार को बैकग्राउंड के तौर पे यूज करें बिफोर एंड आफ्टर दोनों केसेस में, ताकि ये ना लगे कि आपने कहीं से भी कोई मैनिपुलेशन किया है, कोई चीटिंग की है, बेईमानी की है। तो भाई पहले जो स्थिति थी, जिस जगह पे खड़े होकर बैठ के फोटो खिंचवाया, फायदा होने के बाद भी उसी जगह पे हम खिंचवाएंगे ताकि एकदम सीमलेस ट्रांजिशन लगे, कहीं से भी कोई मैनिपुलेट नहीं कर सके, संदेह पैदा नहीं। पूरे शरीर की तस्वीर लें आई लेवल पे। आमतौर पे लोग सामने से फोटो खींच के छोड़ देते हैं। हमेशा आपको फोटो 3 एंगल से लेना चाहिए, सामने से, पीछे से और साइड से, ताकि अगर ओवरवेट या ओबीस व्यक्ति का अगर हम फोटो ले रहे हैं तो हर एंगल से उसका फैट दिखना चाहिए और फायदा भी हर एंगल से दिखना चाहिए। नेचुरल लाइट में आप खड़े हों, एक अच्छे पोस्चर को मेंटेन करें। और अगर वेट लॉस जर्नी है विच टेक सम टाइम, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने का वक्त लगता है, तो मंथली बेसिस पे भी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए फोटो ले सकते हैं कि मी आफ्टर 1 मंथ, मी आफ्टर 2 मंथ्स, मी आफ्टर 3 मंथ्स, इस तरह से करके कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जो फायदा हो रहा है उसको आप हाईलाइट कर सकें। इसके साथ जो भी आपका हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो आपका स्वस्थ बदलाव आया है, उससे रिलेटेड जो भी टेस्टिमोनियल है, उससे रिलेटेड जो भी आप एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, उसमें एक इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए। आप चाहे इसका वीडियो बना के डालिए, ब्लॉगिंग कीजिए, जो भी कीजिए,
ताकि उसके माध्यम से हम दूसरे कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें। तो अगर हम अपने एम्वे प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर रहे हैं तो उसका भी तरीका कुछ ऐसा ही होना चाहिए, ताकि आम जनता को ये लगे, जो देखने वाले लोग हैं उनको ये देख के आपके सर्विस ऑफरिंग के जेन्युइन होने का अंदेशा होना चाहिए। तो खाली ये नहीं कि उठाए और पोस्ट कर दिया, उसके साथ आपको जो चीजें साथ में डालनी है वो इस तरह से, इस दिशा में इशारा करें कि कोई पढ़े तो उसको लगे कि हाँ, यहाँ आने पे मदद मिलेगी और इस जगह पे जेन्युइन सर्विस ऑफर ऑफर की जाती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन की तस्वीर और कहानी के साथ और आप क्या डाल सकते हैं सर्विस ऑफरिंग के रूप में जो कस्टमर्स को लुभाए? दिस कैन बी ए वर्क इन प्रोग्रेस, फूड फॉर थॉट। सोचिए, काम कीजिए और इम्प्लीमेंट कीजिए। तभी लोग प्रेरित होते हैं और तभी कहीं ना कहीं से लोगों का आपके आपके सर्विस में, आपके प्रोडक्ट में, आपके ब्रांड में, आपकी कंपनी में धीरे 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 बिलीफ जो है वो पैदा होना शुरू होता है। इमोशनल कनेक्ट की जो हम बात कर रहे हैं, तो इसका तो पहले एक एक इंटरेस्टिंग कैप्शन हो सकता है, जिसके 3 उदाहरण दिए गए हैं कि ए फादर्स गिफ्ट फॉर हिज चाइल्ड ऑन फादर्स डे। फादर्स डे पे एक बाप ने अपने बच्चे को गिफ्ट किया, ये कैप्शन है। ये कैप्शन एक ऐसी कहानी को नरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिस बाप ने अपने बच्चे के रिक्वेस्ट पे अपने वजन को कम किया। बेटे ने रिक्वेस्ट किया कि यू आर ओवरवेट, प्लीज रिड्यूस सम वेट। दूसरा एक कैप्शन, ए मदर ऑफ 2 टीनेजर्स एंजॉयज टॉप फिटनेस लेवल। ये कैप्शन है, शीर्षक है। कहानी क्या हो सकती है कि भाई एक ऐसी मिडिल एजेड माँ, जो 2 टीनेजर बच्चों की माँ है, बड़े बड़े 2 बच्चों की माँ होने के बाद भी वर्कआउट करके वो अपने फिटनेस लेवल को मेंटेन किए, लगता नहीं है कि 2 बच्चों की माँ है। तीसरा, एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल चेंज्ड हिज एंटायर वार्डरोब। इस कैप्शन का इस्तेमाल एक ऐसे ऑफिस गोअर की कहानी को नरेट करने के लिए किया जा सकता है जिसने ढेर सारा एक्स्ट्रा वेट लूज इस तरह से किया कि अब उसके सारे कपड़े उसको ढीले होते हैं, अब उसको एंटायर वार्डरोब को ओवरऑल करने की जरूरत है। डबल एक्सेल से मीडियम पे आ गया, काइंड ऑफ। तो हाउ टू वीडियोस, ब्लॉगिंग, वीलॉगिंग, इन्फ्लुएंसिंग इन्फ्लुएंसिंग कंटेंट, अलग अलग तरीके से आप कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पे। ये काम थोड़ा एक्सपर्ट्स का है, जिनको आता है वही करते हैं, बट बेसिक लेवल पे हम शुरुआत कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिस आपकी धीरे धीरे तब बढ़ती है जब आप अलग अलग पहलुओं पे अपने नॉलेज को शोकेस कर पाते हैं। अलग अलग पहलुओं का मतलब क्या हुआ? आपको प्रोडक्ट पे भी अच्छी जानकारी है, आप इस तरह का भी काम, आपको शेयर करना भी सोशल मीडिया पे अच्छे से आता है, तो 2 एस्पेक्ट तो यही हो गया कि यू आर एक्चुअली स्किल्ड। प्रोडक्ट पे जानकारी तो जब आप शेयर करेंगे, लिख के या मिल के बताएंगे तो पता चलेगा। तो क्या बताना है, कितना बताना है, किस तरह से बताना है और कैसे बताना है, ये काम भी करने आता है कि नहीं। तो ये हम धीरे धीरे सीखते हैं। द मोर वी एक्सप्लोर द मोर वी लर्न, सीधी सी बात है। जब हम ऐसी चीजों को शेयर करते हैं तो यहाँ पे कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है। एक तो आपको, मतलब ये नहीं कि एक चीज लिखा फिर महीने भर सो गए, भूल गए। कंसिस्टेंसी जरूरी है। दूसरा कि पोस्ट करते समय कुछ चीजों को खास तौर पे ध्यान में रखना जरूरी है, जैसे ब्रांड इमेज। आप अगर हमारे ब्रांड को पोर्ट्रे कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो उसकी प्रतिष्ठा का भी ख्याल रखना हमारा ही काम है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ब्रांड मैसेज जो है वो डाइल्यूट ना हो, उसमें फेरबदल ना हो। आप जो पोस्ट कर रहे हैं उसकी बारंबारता कैसी है? हैशटैग्स का इस्तेमाल हम करना जानते हैं या नहीं जानते हैं? जानते हैं तो कितना बखूबी कर रहे हैं? तो ये सब चीजें टेक्निकल हैं, जरूरी हो जाती हैं, इनको ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस
जैसे विषय को लेके हम लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, हेल्थ एलिमेंट्स को लेके हम अवेयरनेस फैला सकते हैं, हेल्दी स्नैक और मील को कैसे प्रिपेयर करना है उसका कोई वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, वर्कआउट्स के वीडियोस या फोटोज हो सकते हैं, फल और सब्जी खाने के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात कर सकते हैं। टॉपिक का शीर्षक जैसे मॉर्निंग योगा रूटीन हो सकता है, अवेयरनेस अबाउट ओबेसिटी हो सकता है, तमाम चीजें हो सकती हैं। अब तो देखिए, हर दूसरा व्यक्ति, इतनी कहानी की आवश्यकता ही नहीं है। आप यूट्यूब खोलिए या फेसबुक खोलिए, हर दूसरा व्यक्ति आपको ज्ञान देता हुआ मिल जाता है। आप भी वही काम कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा डिफरेंट, जेन्युइन और रियलिस्टिक साउंड करना पड़ेगा कि यू आर नॉट ऑल्सो वन ऑफ दोज जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट वाला बंदा है। ये खाली करना है, शौक के लिए कर दिया आपने। ये शौक नहीं, ये आपके पेशे का हिस्सा होना चाहिए। तो आपका अप्रोच भी एक पेशेवर का होना चाहिए, प्रोफेशनल। कोई देखे तो उसको एक बार में देख के समझ में आ जाए कि अच्छा, ये पोस्ट जो डाला गया है, इज दिस अ सीरियस पोस्ट, और बस ऐसे ही डालने के लिए डाल दिया गया। तो इससे फर्क पड़ता। सिमिलरली, 7 डेज 7 हेल्दी सैलड्स चैलेंज नाम का एक कोई शीर्षक हो सकता है। इस टॉपिक का इस्तेमाल करके आप वीडियोस बना सकते हैं या वीलॉगिंग कर सकते हैं। 7 मिनट्स मेडिटेशन टू स्टार्ट योर डे एक टॉपिक हो सकता है। तो हेल्दी मील प्रिपरेशन, वेज नॉन वेज सैलड ऑप्शंस। किसी व्यक्ति ने स्मोकिंग ड्रिंकिंग पूरी तरह से छोड़ दी, उसके बाद बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, कैसे हील कर रही है। मेडिटेशन के बाद मेरा मेंटल हेल्थ कैसे इंप्रूव कर रहा है। ये टॉपिक्स हैं जिन पे आप चर्चा कर सकते हैं, वीडियोस बना के डाल सकते हैं। इसी का एक छोटा सा सबसे आसान, सरल और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि जैसे लड़की है बीना, ये भी एक एबीओ है। ये भी मोटी थी पहले। इसको एमवे के लिव 360 हेल्दी लिविंग, हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग प्रोग्राम के बारे में पता चला। ये अपने वजन को कम करने के लिए सीरियस थी, इसलिए इसने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद इस प्रोग्राम के जो 6 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जो 6 पिलर्स हैं, उसके बारे में इसने सीखा। उसको रिलीजियसली फॉलो किया 3 महीने। लाइफस्टाइल को बेहतर बनाया। अब ये पहले से ज्यादा हेल्दी और एक्टिव रहने लगी। लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाया, ज्यादा एक्टिव रहने लगी। और धीरे 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 इसका जो एक्स्ट्रा वेट था वो कम हो गया, स्लिम हो गई। स्लिम हुई तो अपनी नई दुबली पतली तस्वीर को इसने व्हाट्सएप पे अपलोड किया। अब पहला तो जो इसका जो बॉडीली ट्रांसफॉर्मेशन था, उसको देख के जो भी इसके दोस्त और संबंधी थे, उन लोगों को एक नेचुरल क्यूरियोसिटी हुई। उन्होंने खुद पूछा कि भाई क्या किया, कैसे से कैसे हो गई, कैसे वेट लॉस किया। बहुत स्वाभाविक है, लोग पूछते हैं, अपने लोग तो पूछते ही हैं। फिर इसने अपने लोगों को इस प्रोग्राम के बारे में बताया, और जो लोग भी इच्छुक थे, और भी ऐसे ही बहुत लोग जिनका वजन ज्यादा था या जो मोटे थे, उनको इसने इस प्रोग्राम में इनरोल कराया कि आप भी आइए, फायदा होगा, मुझे हुआ है, मुझे देख रहे हैं, आप भी आइए, फायदा। और इसके साथ साथ इसने इंस्टाग्राम पे हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पे अपने लाइव सेशंस को स्ट्रीम करना शुरू किया। तो पहले इसने अपनी जानकारी को भी बढ़ाया, और उसी का इस्तेमाल करते हुए कि हर्बल टी के साथ इम्यूनिटी को बेहतर कैसे कर सकते हैं, फल सब्जियों का क्या, हरी सब्जियों को खाने का क्या फायदा होता है, प्राणायाम से अपनी चिंता को कैसे हम कम कर सकते हैं, जैसे कॉमन टॉपिक्स, जेनरिक टॉपिक्स। एक एक टीनेजर की पौष्टिक जरूरतें क्या होती हैं, क्या हम जानते हैं? अगर हम रोज 1 महीने तक कोई भी 3 फल खाएं, तो क्या ये हम चैलेंज ले सकते हैं? क्या रोज 30 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक 1 महीने लगातार करने का चैलेंज ले सकते हैं? जैसे एक माँ ने अपनी बेटी के लिए किया, इसने कुछ शेयर किया होगा, क्या उसी की तरह हम भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं महिलाओं के लिए? तो चैलेंज भी पोस्ट कर रही है, नॉलेजेबल सेशंस भी ले रही है। तो इन सब चीजों से और इसके कांस्टेंट एंगेजमेंट से ऑब्वियसली ये तो तय है
कि इंस्टाग्राम पे इसके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ी होगी। बहुत लाजमी है, कोई भी करेगा बढ़ेगा। रॉकेट साइंस नहीं है। और जब इसके फॉलोअर्स की संख्या में इजाफा हुआ, तो इसको इसका भी मनोबल बढ़ा। ये और प्रेरित हुई कि अब ये दूसरों के भी ट्रांसफॉर्मेशन की सक्सेस स्टोरी को शेयर करे। इसके माध्यम से जो लोग जुड़े थे उनसे बात करके, उनसे परमिशन लेके, इसने दूसरों के भी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी को शेयर करना शुरू किया बिफोर एंड आफ्टर फोटोग्राफ के साथ, जिनको अल्टीमेटली इसी ने गाइड किया था कि इस प्रोग्राम में आइए और किस तरह से आपका वजन कम होगा। तो यहाँ पे अब आप देखिए कि जो इसके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ी और इसने जो किया, ये सब कुछ एक बहुत ही प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा लगता है, एक नेचुरल प्रोसेस का पार्ट लगता है। एक एक नेचुरल क्यूरियोसिटी को जगाना, ग्राहकों को खुद सवाल पूछने के लिए प्रेरित करना, और बहुत सारे कस्टमर्स को नेचुरली अट्रैक्ट करना, कहीं ना कहीं से ये आउट एंड आउट पुल मार्केटिंग का एक उदाहरण है, जो बीना ने किया और इसमें सक्सेसफुल भी हुई। और इसने किया क्या एसेंशियली, अगर आप देखिए तो खुद के साथ शुरुआत की, पहले खुद को रूपांतर किया, और उसके बाद अपने ही इस फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को इसने व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, जो कि हम सभी करते हैं। अंतर इतना है कि हमारा उद्देश्य कुछ और होता है, टॉपिक कुछ और होता है। तो दिस इज समथिंग वी नो डूइंग, हमको ये करना आता है। इस चीज को हम करते हैं कि नहीं, वो निर्भर करता है। बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग एक्सपर्ट तरीके से करते हैं, उनके फीडबैक्स भी वैसे ही हैं। जो लोग नहीं करते हैं, उनके लिए ये बात है। तो इसीलिए हम कहते हैं दोस्तों कि दुनिया के जो बेस्ट ब्रांड्स होते हैं, वो ग्राहकों के हिसाब से चीजों को नहीं बनाते। वैसी चीजें नहीं बनाते जिसकी लोगों को दरकार हो। वो अपनी ही बनी बनाई चीजों के प्रति ग्राहकों के मन में जरूरत पैदा कर देते हैं कि मेरे पास जो है, मैं इसी चीज को ऐसे बताऊंगा कि आपको इसका नीड महसूस हो जाएगा। आपके हिसाब से हम प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, मेरे प्रोडक्ट के हिसाब से आपका नीड डेवलप करते हैं।